रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 1 मार्च है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में अदालती महाज से 3 बड़ी अहम खबरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर पहली समाअत हुई है और पहली समाअत पर अदालत उस्मा ने फैसल वाडा को जो इब्तदाई रिलीफ दिया है 3 रुकनी बेंच की जानिब से किस नोयत का ये रिलीफ जो है वो फैसल वाडा को ग्रांट किया गया है, ये आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में फैसल वाडा के वकील वसीम सजाद बार बार अदालत से किस किस्म का रिलीफ मांगते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वो रिलीफ देने से क्यों इनकार किया है। ये तफसीलात और आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। दूसरी नाज़रीन, आज की हमारी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान ने 7 साल के बाद एक नया कानूनी नुक्ता इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। उस कानूनी नुक्ते पर अकबर एस बाबर ने आज का एतराज़ उठाया है। इलेक्शन कमीशन का क्या कहना था और आज की अदालती कार्रवाई में जो दोहरे मयार नजर आए उन डबल स्टैंडर्ड की भी हम निशानदेही करेंगे। लेकिन जो तीसरी खबर है, जो मोहसिन बेग ने जमानत पर रिहाई के लिए एटीसी अदालत से रजू किया था, एटीसी अदालत में मोहसिन बेग की दरख्वास्त जमानत का क्या बना है और एटीसी अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जमानत की दरख्वास्त पर क्या हुक्म जारी किया है, ये तफसीलात सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सुबह के वीलॉग में आपको मैंने ये बताया था कि मोहसिन बेग का जो मुकदमा है गैर कानूनी असला रखने का, उसमें ऑलरेडी अदालत जो है उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। लेकिन मोहसिन बेग के खिलाफ जो दीगर 2 मुकदमात हैं, जिसमें एक कराची का मुकदमा है, एक यहाँ पर जो फायरिंग की गई, मुज़ामत की गई, और फिर एटीसी का मुकदमा मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज किया गया। इन दोनों मुकदमात में जमानत के लिए मोहसिन बेग ने मुतलका अदालतों से रजू किया था। जो कराची वाला मुकदमा है वो तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन जो फायरिंग वाला मुकदमा है, जो FIA के एहलकारों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करने का मुकदमा है, इस पर जमानत की दरख्वास्त जो दायर की गई उस पर एटीसी अदालत में पहली समाअत हुई है। लेकिन पहली समाअत पर जो शहबाज खोसा हैं, लतीफ़ खोसा के बेटे हैं, जिन्हें लिटिल खोसा साहब भी कहा जाता है, छोटे खोसा साहब भी कहा जाता है, उन्होंने मोहसिन बेग की जो जमानत की दरख्वास्त है वो वापस ले ली है। लेकिन जो दीगर जो मुल्ज़मान थे, जो सर्वेंट थे मोहसिन बेग के, जिसमें एक मोहम्मद इशफाक और जुल्फ़कार थे, उनकी जमानत को एटीसी अदालत ने जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस केस की जब समाअत चल रही थी तो सरकार की जानिब से, डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, तैयब शाह साहब की जानिब से मुलाजमीन की जमानत देने का जो मामला है उस पर एतराज़ उठाया गया, उसकी मुखालफत की गई। तैयब शाह साहब का ये कहना था कि इस केस में FIA के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई, तो लिहाजा मोहसिन बेग का जो मामला है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मुलाजमीन को भी जमानत ना दी जाए, उन्हें भी इस केस में जो गिरफ्तारी है वो पुलिस को रिक्वायर्ड है। लेकिन जो वकील थे शहबाज खोसा, उनकी जानिब से जज साहब से कहा गया कि जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो इन दोनों मुलाजमीन पर कोई जो रोल है वो एट्रीब्यूट नहीं किया गया। जब कोई इनका रोल ही नहीं फायरिंग के वाक़े में, एटीसी के मुकदमे में FIR आपके सामने है और जो सरकार के वकील दलाइल दे रहे हैं वो मोहसिन बेग से मुतल्लिक दे रहे हैं, ये तो छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, इनके चंद हज़ार तनख्वाह है, इन्हें तो कम अज़ कम जो है वो आप जमानत पर रिहा कर दें। और अगर इनका कोई रोल होता तो पुलिस FIR जो दर्ज की है उसमें उस रोल का जिक्र किया जाता, कोई रोल इनके साथ एट्रीब्यूट किया जाता। जब कोई रोल ही नहीं तो फिर आप इन्हें जमानत पर रिहा करें, कानून की भी यही मंशा है। तो अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद जो दोनों मुल्ज़मान हैं इशफाक और जुल्फ़कार, उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन मोहसिन बेग की जो दरख्वास्त जमानत थी वो शहबाज खोसा ने वापस ले ली और ये कहा कि हम आगे चल के सोचेंगे कि कब ये दरख्वास्त जमानत हमने दायर करनी है। लेकिन मुझे जो पता चला है ज़राए की जानिब से कि एक रास्ता बनाने के लिए कि पहले जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाएं, और जब उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी तो फिर मोहसिन बेग की ज़मानत के लिए दोबारा से इसी अदालत से रजू किया जाएगा। तो आज उन्हें पहली कामयाबी मिली है, जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। तो अब उम्मीद ये है, लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जल्द जो है मोहसिन बेग की ज़मानत के लिए भी इसी अदालत से दोबारा उनके वकला रजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन में जो ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है, जिसमें जो नुक्ता आज 7 साल के बाद अनवर मंसूर खान ने उठाया है, उनका ये कहना था कि इस केस में जो अकबर एस बाबर हैं, उन्होंने जो दस्तावेज़ात दिए थे वो तो स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्तरद कर दिए हैं। तो उनके तमाम दस्तावेज़ात मुस्तरद होने के बाद इलेक्शन कमीशन खुद से जो मर्जी चाहे, जिससे मर्जी मालूमात हासिल करे, डॉक्यूमेंट्स हासिल करे, दस्तावेज़ात हासिल करे। लेकिन जो अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के सामने आए थे ममनुआ फंडिंग का केस लेके,
ان के तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। उसके बाद तो अकबर एस बाबर का इस केस में हक दावा बनता ही नहीं। पहले तो अकबर एस बाबर को इस केस में फारिग करें, फिर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई करनी है हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। अनवर मंसूर खान ने यह भी एतराज़ उठाया कि इस केस में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरासा किया जा रहा है और कानून यह कहता है कि किसी भी सियासी जमात को हरासा नहीं किया जा सकता। अब जो हिरासगी वाला मामला है, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जब केस की समाअत खत्म होती है तो बाहर जाके मीडिया के सामने एक महफिल लग जाती है, वहाँ पर जाके मीडिया टॉक की जाती है, अंदर कुछ बात होती है, बाहर कुछ बताई जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब अकबर एस बाबर के वकील यहाँ पर बात करते हैं तो उनकी बात को भी बाहर मीडिया पे जाके कोई ना कोई जाके उसकी तरदीद कर रहा होता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया गया कि अकबर एस बाबर यहाँ पर अगर ठहर के कोई बात करते हैं तो आपके लोग फिर बाहर जाके वो फिर अकबर एस बाबर की बातों को निगेट कर रहे होते हैं, उनकी तरदीद कर रहे होते हैं। फिर अनवर मंसूर खान ने यह भी कहा कि जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए, ये तमाम एलिगेशन हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को नहीं कहा जा सकता कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, गैर मुल्की फंडिंग साबित हो गई, लेकिन बाहर जो है हमारा इस पर मीडिया ट्रायल किया जाता है। तो ये जो नाज़रीन एतराज़ उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अपने खिलाफ जो मुकदमा है फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का, उसमें कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ तो अभी केस साबित नहीं हुआ, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ का मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे यही जमात, इन्हीं के वकला, इन्हीं की लीगल टीम ये कहती है, इनके अरकान पार्लिमान कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा साबित हो गया है। शहबाज शरीफ जो है क्यों अदालत से तारीख लेते हैं, क्यों जो है बार बार फर्द जुर्म मुलतवी की जाती है। और आज भी जो इलेक्शन कमीशन में हुआ है, लेकिन यानी वहाँ पे जो मयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी लीगल टीम ने, इनके अरकान पार्लिमान ने शहबाज शरीफ के मुकदमे में डिटरमिन कर रखे हैं कि वहाँ पर डेली बेसिस पे समाअत होनी चाहिए, किसी किस्म की तारीख ना दी जाए। शहबाज शरीफ वहाँ पे जवाब जमा नहीं कराते। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उस पर एतराज़ात जमा कराने थे। आज चौथी समाअत है, लेकिन वो एतराज़ात स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर आज भी जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा समाअत पर वो एतराज़ात जमा कराने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही जो एतराज़ उठाया गया है उस पर अकबर एस बाबर ने कहा कि ये एतराज़ 7 साल पहले भी उठाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऐसी दरख्वास्त को पहले भी मुस्तरद कर चुका है और आज ये जो एतराज़ उठा रहे हैं, आज तो इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर एतराज़ात जमा कराने थे और हमसे कह रहे हैं कि इन्होंने जो मुतफरिक 2 दरखास्तें जमा कराई हैं उस पर हम जवाब जमा करा दें। हम जवाब जमा नहीं कराएंगे, पहले ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर अपने एतराज़ात जमा कराएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर फैसल जो अपना इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि आप आइंदा समाअत पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर जो आपके एतराज़ात हैं वो आप एतराज़ात जमा कराएं। और जो हक दावा का एतराज़ पीटीआई ने उठाया है उस पर अकबर एस बाबर के वकील को कहा है कि आप आइंदा समाअत पर अपने हक दावा के हवाले से अदालत को मुतमईन करेंगे। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का मुख्तसर सा हवाल मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे तो बड़ी तवील समाअत रही, क्योंकि 12 से 13 मिनट के अंदर हमने अपना वीलॉग ख़त्म करना होता है। तो ये वो रेलेवेंट कार्रवाई है जो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की है। और जो दोहरे मयार हैं, यानी दोहरा मयार ये है कि इसमें कहते हैं कि इल्ज़ाम लगा है और वहाँ पे जो मतलब अगर हुकूमत ये कह रही है कि शहबाज शरीफ के मुकदमे में डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, शवाहिद आ चुके हैं, तो फिर वो मुकदमा अदालत में ले जाने की ज़रूरत क्या है। आप एफआईए से कह दें, आप नैब से कह दें कि शहबाज शरीफ को सज़ा सुना दे, जेल भेज दे और जितनी करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है वो रकम उनसे रिकवर कर ली जाए। लेकिन जब अपना मुकदमा आता है फिर कहा जाता है कि यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमारा मीडिया ट्रायल होता है, बाहर जाकर हमारी जमात को हरासा किया जाता है। तो ये दोहरे मयार जो हमें नहीं होने चाहिए। जो आप मयार किसी दूसरे के लिए सेट करते हैं, अपने लिए वो मयार सबसे पहले खुद पे अप्लाई किए जाते हैं। फैसल वाडा की जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त पर पहली समाअत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। हमने हाई कोर्ट में देखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस अपील को, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसल वाडा की अपील को 10:30 पहली समाअत पर मुस्तरद कर दिया। किसी को नोटिस जारी नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज इतना रिलीफ जो है वो फैसल वाडा को जरूर दिया है कि आइंदा की समाअत के लिए जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया है और कानूनी नुक्ते पर यह नोटिस जारी किया गया है। तो एक छोटा सा ये रिलीफ आज फैसल वाडा को सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिला है। लेकिन जो बार बार कहा जाता रहा कि जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का, जो 9 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है और जो नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन का, उससे सस्पेंड किया जाए, हुक्म इम्तना किया जाए। लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे, उन्होंने ये रिलीफ फैसल वाडा को देने से इनकार कर दिया। जज साहब की जानिब से
جو ریمارکس دیے گئے وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن فیصل واڈا کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا نہیں، اور یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے اگر یہ انووک کر دیا جائے تو یہ سزائے موت ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم اس نقطے کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں، آپ کی عدالت کے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ کورٹ آف لا جو ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی ڈکلیریشن دے سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ بغیر انکوائری کے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ انکوائری کے لیے بھجوایا تھا، فیصلہ دینے کے لیے معاملہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھجوایا گیا تھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ انکوائری کے لیے معاملہ بھیجا گیا تھا تو اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے انکوائری کرنے کے بعد کوئی فیصلہ بھی دینا تھا. لیکن بہرحال عدالت کے چیف جسٹس کے اور جج صاحبان کے ریمارکس تھے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن جو جھوٹا بیان حلفی آپ نے جمع کرایا اور جو آپ کا کنڈکٹ ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے. بیان حلفی سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کی روشنی میں ارکان پارلیمان کے جو امیدوار تھے ان سے مانگا گیا تھا، اور اس کے اپنے سنگین نتائج ہوں گے، اور یہ سنگین نتائج جس پر بھی بیان حلفی کی خلاف ورزی کی جائے گی اسے یہ سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. تو اشارہ دے دیا ہے کہ خطرے کی علامت ہے آپ کا بیان حلفی، چاہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا نہیں تھا، کورٹ آف لا نہیں تھا، لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے 2018 کا جس میں آپ تمام لوگوں سے بیان حلفی مانگے گئے تھے، اس میں عدالت نے اس فیصلے میں واضح کیا تھا کہ اگر بیان حلفی میں کوئی غلط بیانی ہوئی تو پھر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹا بیان حلفی ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں، آر او کے پاس نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے پاس جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا گیا ہے. تو غیر معینہ مدت تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے. تو یہ آج کی ہماری 3 خبریں جس کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.